हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 28 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 28 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल में आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। चलिए सबसे पहले कल का क्विकली रिविजन कर लेते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पीएम नरेंद्र मोदी जी ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा की थी। तो वो मनाया गया अभी 26 दिसंबर को। ये दिवस इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। फोर्ब्स द्वारा जारी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली महिलाओं खिलाड़ी की सूची में पीवी सिंधु 12वें रैंक पर हैं। टॉप पर है नाओमी ओसाका। और वहीं पीयूष गोयल जी ने नई दिल्ली में राइट टू रिपेयर पोर्टल का अनावरण किया है। अब भारत में भी राइट टू रिपेयर एक्टिवेट हो चुका है। ब्राजील जो है ये फीफा की आधिकारिक तौर पर जो विश्व रैंकिंग जारी हुई है उसमें टॉप पर रहा है। और लद्दाख में अभी लोसर महोत्सव शुरू हो चुका है। लोसर महोत्सव तिब्बतीय नववर्ष होता है। और नई दिल्ली में नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल का 10वां संस्करण आयोजित किया गया। अरुणाचल प्रदेश अपने जेलों को मानवीकृत करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। और गेटो सोरा ये अंडर-9 का खिताब जीते हैं जूनियर इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप में। और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने एक अपडेटेड इनर लाइन परमिट सिस्टम पोर्टल लॉन्च किया है। कल इनर लाइन परमिट के बारे में आपको डिटेल में बताया गया था। आरबीआई ने संशोधित बैंक लॉकर नियम जारी किया है और ये 1 जनवरी 2023 से लागू हो जाएगा। अब ये टॉप 10 करंट अफेयर थे कल की वीडियो से, जिनका आपने वन लाइनर फॉर्मेट में किया रिवीजन। ऐसे ही वन लाइनर फॉर्मेट में अब आपको इंस्टाग्राम पर भी मिलेगा और टेलीग्राम पर भी मिलेगा और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलेगा। तो आप डेली वन लाइनर का रिवीजन इन सोर्सेस से भी कर सकते हो। चलिए अब देखते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कहां के वैज्ञानिकों ने और हृदय विशेषज्ञों ने मिलकर के कृत्रिम हृदय तैयार किया है? तो दोस्तों आईआईटी कानपुर के साइंटिस्टों ने मिलकर के अभी हाल ही में एक आर्टिफिशियल हार्ट का निर्माण किया है। और इसका निर्माण इसलिए किया गया है जिससे हार्ट ट्रांसप्लांट किया जा सके, उसमें आसानी हो सके। जो हृदय से पीड़ित जो रोगी होते हैं उनका ट्रांसप्लांटेशन आसानी से किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट और कुछ और जो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं वो सब मिल करके एक भारत में भी कहें कि कृत्रिम हृदय या कहें आर्टिफिशियल हार्ट डेवलप कर लिया है। आपको पता होगा कुछ महीनों पहले की बात करें, अमेरिका में एक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था जो दुनिया भर में चर्चे में रहा था। एक व्यक्ति थे डोनेट करके अमेरिका में, उनके अंदर एक सुअर का दिल लगाया गया था, पिग का हार्ट लगाया गया था। कुछ महीनों तक वो जिंदा भी रहे, हालांकि उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो अगर ओवरऑल कहें तो आज तक के इतिहास में जानवर से मानव के शरीर में जो ट्रांसप्लांटेशन हुआ है हार्ट का, वो सक्सेस नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन मानव से मानव का हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सक्सेस रहा है। ठीक है, तो वो अभी जो पिग वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया, वो भी एक जानवर से मानव में हार्ट का ट्रांसप्लांटेशन था जो कि सक्सेस हुआ नहीं। कुछ महीनों तक वो जीवित रहे लेकिन उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो वो भी आप याद रखेंगे। तो हृदय प्रत्यारोपण में आसानी हो सकेगी आईआईटी कानपुर के साइंटिस्ट के थ्रू। अब प्रोफेसर अभय करंदीकर जो हैं ये वर्तमान में वहां के डायरेक्टर हैं, ये पूछा जा सकता है आपसे। अगला, भारतीय रेलवे बोर्ड के चेयरमैन और सीईओ कौन बने? तो ये बन गए हैं अनिल कुमार लोहाटी। अनिल कुमार लोहाटी ये इंडियन रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सीईओ होंगे। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, अनिल कुमार लोहाटी नेक्स्ट रेलवे बोर्ड चेयरमैन सीईओ फ्रॉम जनवरी 1। अच्छा, एक चीज और, ये रेलवे बोर्ड के बने हैं चेयरमैन, किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं वीके त्रिपाठी की जगह पर। वीके त्रिपाठी जी इससे पहले थे और उनकी जगह पर ये होंगे। यहाँ पर स्पेस दिख रहा है, तो चलिए हम लोग इंडियन रेलवे से रिवीजन कर लेते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। शुरुआत करते हैं भारत में पहली बार रेलवे से। तो 16 अप्रैल 1853 को भारत में पहली बार रेल चलाई गई। तब रेलगाड़ी के नाम से ज्यादा प्रचलित था। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था। किसका? लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल हुआ करता था जब 1853 में रेलगाड़ी चलाई गई। पहली ट्रेन बॉम्बे से लेकर के ठाणे के बीच में चली थी। ठीक है, ठाणे तक चली थी, 34 किलोमीटर की दूरी थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था ट्रेन का। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था। फिर इसके बाद आगे आने पर 1872 आया, कुछ वर्ष जोड़ो, लगभग 19 वर्ष। ठीक है, 1872 में आरपीएफ का गठन होता है। आरपीएफ जिसको रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कहते हैं, और इसका नाम अभी चेंज हो गया है। क्या नाम हुआ चेंज करके? कमेंट करके आप बताएंगे। इसके बाद 1890 आता है जब रेलवे एक्ट लाया जाता है। रेलवे
एक्ट लाया जाता है। फिर 1905 आता है जब रेलवे बोर्ड का गठन होता है। रेलवे बोर्ड का गठन होता है और इस टाइम पर लॉर्ड कर्जन का टाइम था, ठीक है। और 1872 में लॉर्ड मेयो का शासनकाल था। 1872 में ही पहली बार जनगणना की गई थी, ठीक है। फिर 1881 से लगातार जनगणना 10 साल पर करनी शुरू हो गई थी। तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। 1925 आया जब पहली बार इलेक्ट्रिक रेलगाड़ी चलाई गई भारत में, ठीक है। इसके अलावा अब थोड़ा सा और आ जाते हैं, 2018 पहुंच जाते हैं। 2018 में वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई, वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है। एक्सप्रेस, हालांकि इसका नाम पहले ट्रेन 18 था, ट्रेन 18 था। अब इसका नाम वंदे भारत एक्सप्रेस कर दिया गया और अभी की बजट में और भी वंदे भारत एक्सप्रेस लाने की तैयारी है। वंदे भारत एक्सप्रेस भारत अब एक्सपोर्ट भी करेगा, अन्य देशों को भी देगा अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब इसके बाद 2018, अच्छा बीच में एक बार एक और सिस्टम शुरू हुआ, रेलवे सिस्टम, एडवांस सिस्टम कह सकते हैं हम लोग, वो था 1984 में। 1984 में मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई, मेट्रो रेलवे की शुरुआत हुई। फिर पहला मेट्रो चलाया गया कोलकाता के रूप में, कोलकाता मेट्रो के रूप में, कोलकाता में ही अंडर वाटर मेट्रो चलती है। 2002 में शुरुआत हुई दिल्ली मेट्रो की, डीएमआरसी की, दिल्ली मेट्रो की। और डीएमआरसी आज के टाइम पर ड्राइवरलेस मेट्रो भी चला रहा है, ठीक है ना। तो पहली भारत की ड्राइवरलेस मेट्रो कहां पर, दिल्ली में चलाई जा रही है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में चलाई जा रही है। वाटर मेट्रो अगर पूछा जाए तो कोच्चि में चलाई जा रही है, ठीक है ना। ये सभी कुछ क्वेश्चन है, ये मेट्रो से हो गया। टोटल भारतीय रेलवे जोन कितने हैं, 18 रेलवे जोन है। 18वां वाला कौन सा है, ये साउथ कोस्टल रेलवे जोन, यानी कहें कि दक्षिण तटीय रेलवे जोन है। कहां पर स्थित है इसका हेडक्वार्टर, विशाखापत्तनम में है। क्लियर, ये सारी चीजें आप याद रखेंगे इंडियन रेलवे से। चलिए, रेल मंत्री कौन है ये भी बताइए कमेंट करके। तो ये अब अनिल कुमार लोहाटी जी के कमान में चला गया है, रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष होंगे। अगला क्वेश्चन, टेस्ट एटलस के अनुसार दुनिया के बेस्ट फूड की लिस्ट में भारत का व्यंजन किस स्थान पर है। तो अभी टेस्ट एटलस ने एक रिपोर्ट जारी करी है जिसमें बताया है कि दुनिया की बेस्ट फूड या कहें सर्वश्रेष्ठ भोजन की लिस्ट में भारत का जो व्यंजन होता है ये 5वें स्थान पर है, ठीक है। तो 5वें स्थान पर इंडिया का है, यहां पर आप एनडीटीवी का आर्टिकल देख पाओगे। अच्छा, एक चीज और, टॉप पर कौन है ये इंपॉर्टेंट है, आप सुनते भी होंगे इटालियन सब खाते हैं, तो इटली जो है, इटली का जो फूड है वो टॉप पर है। सेकंड पर ग्रीस का है, थर्ड पर स्पेन का है। और चाइनीज व्यंजन, जो चाइनीज फूड आप खाते हो ना, चाउमीन, मैगी, ये सब वगैरह, तो ये दुनिया में लोकप्रिय तो सबसे ज्यादा है, लेकिन बेस्ट फूड के मामले में ये 11वें स्थान पर है। तो अगर आप पूछा जाए आपसे कि दुनिया का सबसे पॉपुलर फूड कौन सा है, तो आप बताओगे चाइनीज, और होता भी है, आपको पता भी होना चाहिए, कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो, ठीक है। और 11वें स्थान पर लेकिन बेस्ट फूड यानी कि सर्वश्रेष्ठ फूड की लिस्ट में 11वां स्थान इसे मिलता है। जारी किसने किया है, टेस्ट एटलस ने। अगला, सीईबीआर की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। तो सीईबीआर एक ब्रिटेन की एजेंसी है, उसके द्वारा यह बताया गया कि इंडिया जो है ये 2035 तक ये दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। अब देखो, तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने को लेकर के अलग अलग एजेंसीज के अलग अलग मत हैं, अभी सबके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले तो अभी जानो कि अभी कहां पर है इंडिया। फिर तो अभी दोस्तों टॉप पर जो दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है चाइना, ठीक है। और इन दोनों को पीछे करना अभी के लिए, अभी आने वाले 20 सालों के लिए लगभग इम्पॉसिबल है, ठीक है। 20 से 25 सालों तक के लिए ये दोनों बहुत आगे हैं, मतलब समझ लो कि कई गुना ज्यादा। तीसरे पर जो है, तीसरे पर है जापान की इकोनॉमी, और चौथे पर है जर्मनी की इकोनॉमी। 5वें पर इस टाइम पर इंडिया स्टैंड करता है। आपको पता होगा रिसेंटली इंडिया ने यूके को सरपास किया था, यूनाइटेड किंगडम को सरपास किया था। उससे पहले इंडिया ने फ्रांस को सरपास किया था। तो यानी 5वें और छठे पर कौन कौन है, ये दोनों हैं। तो इंडिया आज के टाइम पर 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अब ये तीसरी कब बनेगी ये लेकर के डिबेट हो रहा है। कुछ लोग बता रहे हैं 2035 तक, कुछ लोग बता रहे हैं 2027-28 तक, कुछ लोग बता रहे हैं 2030 तक। तो यहां पर सीईबीआर एक एजेंसी है, इसने बताया है इंडिया टू बिकम $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाई 2035, और इस टाइम पर इंडिया थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी होगा, ठीक है। तो 2037 तक विश्व का जीडीपी जो होगा ये डबल हो जाएगा, ये भी इस रिपोर्ट में ही बताया गया है। सीईबीआर बोले तो सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड बिजनेस रिसर्च।
अच्छा, आईएमएफ ने बताया था 2027-28 में दुनिया की तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी भारत बनेगी, और एसबीआई का इको रैंप है, इसने बताया कि 2029 में ये चीजें होगी, यानी कि 2029 में भारत थर्ड लार्जेस्ट बनेगा। फिलहाल जब भी बनेगा देखा जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं आगे। हाल ही में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने राष्ट्रीय मुक्केबाजी स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? तो निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन, इन दोनों ने अभी नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड जीत लिया है। ये नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन अभी हो रहा है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो लवलीना बोरगोहेन जो कि ओलंपिक में दोस्तों जीत चुकी हैं ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं टोक्यो ओलंपिक में, अभी आपको पता होगा बताया गया था। निखत जरीन भी अभी वर्ल्ड चैंपियन बनी थी। तो इन दोनों ने अभी यहाँ पर गोल्ड जीता हुआ है, ठीक है। यहाँ पर लिखा भी गया है विश्व चैंपियन निखत जरीन है और लवलीना बोरगोहेन ये कांस्य पदक जीती हैं। ये छठवीं अभी राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप हो रही है भोपाल मध्य प्रदेश में। रेलवे टीम 10 मेडल के साथ टॉप पर रहा और दूसरे पर मध्य प्रदेश की टीम रही, थर्ड पर रही हरियाणा। अब ये मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई राष्ट्रीय स्तर की। नेशनल गेम कहाँ खेला गया जरा बताओ? नेशनल गेम्स कहां पर खेला गया इस बार का? गुजरात में खेला गया। अगला वाला कहां पर होगा? गोवा में होगा, ठीक है। गुजरात में खेला गया इस बार, अगला वाला होगा गोवा में। अच्छा, और मध्य प्रदेश में आपको पता होगा 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम भी होगा, ठीक है। खेलो इंडिया यूथ गेम 5वां वाला मध्य प्रदेश में होगा, और अभी चौथा वाला हरियाणा में हुआ था, ठीक है। फोर्थ वाला, ये भी सब याद रखेंगे। अगला, वर्ष 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे दिया गया? तो 2022 का एकलव्य पुरस्कार दोस्तों स्वस्ति सिंह को दिया गया। ये साइकिलिस्ट हैं, साइकिलिस्ट मतलब साइकिलिंग करती हैं, तो इनको दिया गया स्वस्ति सिंह। इस बार का 30वां संस्करण था एकलव्य अवार्ड का और वो मिला है स्वस्ति सिंह को, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों प्यारी खाकसा और सिलंदा लाकड़ा, इनको भी मिला हुआ है, अवार्ड मिला है। ये हॉकी की खिलाड़ी हैं और एक फुटबॉल की खिलाड़ी हैं। इनको भी सर्टिफिकेट और 50-50 हजार रुपए दिए गए हैं इसी के तहत, ठीक है। लेकिन और इनको जो मेन वाला एकलव्य पुरस्कार है वो मिला है स्वस्ति सिंह को ही, जिसके तहत 5 लाख रुपए का कैश प्राइज दिया गया। ये विंग इंडियन मेटल्स पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। इसमें और पंकज अडवाणी जी मुख्य अतिथि रहे थे, विश्व स्नूकर चैंपियन जो हैं बिलियर्ड के भी और स्नूकर के भी। स्वस्ति सिंह राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी की स्टार साइकिलिस्ट हैं। साइकिल से इनका संबंध है, मोटा मोटा आप समझो, केवल और केवल आपको यही ध्यान रखना है, ठीक है ना। बाकी चीजें तो एक्स्ट्रा डिटेल है। भारतीय सेना ने किस देश की सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की घोषणा की? तो भारत की सेना जो है ये अब चाइना और पाकिस्तान, क्योंकि यही दोनों दुश्मन है, इन दोनों की देशों की सीमा पर प्रलय मिसाइल तैनात करने की घोषणा की है। अब देखो चाइना और पाकिस्तान दोनों से भारत टू फ्रंट पर वार लड़ ही रहा है। ऐसे में प्रलय मिसाइल को ऑर्डर दे दिया। प्रलय मिसाइल बहुत ही खतरनाक मिसाइल है वैसे, और इसको अभी डीआरडीओ ने डेवलप किया है। एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया ये जो बैलिस्टिक मिसाइल है अब चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पर होगा। चाइना और पाकिस्तान पर टेंशन लगातार बनी ही रहती है बॉर्डर पर, तो उसको देखते हुए 120 मिसाइल का ऑर्डर रक्षा मंत्रालय ने दे दिया है डीआरडीओ को। अब ये तैनात किया जाएगा। शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स जो है ये तैनात करेगी, फिर इंडियन आर्मी भी जी ये अपने यहाँ तैनात करना शुरू कर देगी। प्रलय मिसाइल ये सतह से सतह यानी सरफेस टू सरफेस मार करने वाली कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। डीआरडीओ ने बनाया है। रेंज 150 से 500 किलोमीटर की होती है इसकी। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी बुक आई हुई है, इसको अगर जिन्होंने नहीं लिया है इसको जाकर के ले सकते हो। रिव्यू वगैरह भी आप जाकर के देख सकते हो, और वैसे तो बहुत सारे रिव्यू आते रहते हैं लगभग। जिन लोगों के पास भी बुक पहुंचती है वो प्लीज ऑनेस्ट रिव्यू जरूर डाले अमेजन पर, इससे बाकी लोग का, आपके बाकी साथियों को इसके बारे में पता लग पाएगा। अगला, एनडीटीवी में गौतम अडानी ने कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की? तो खरीदने की नहीं, अब हम लोग कहें कि खरीदना तो ये प्रोसेस बहुत सालों से चलता आ रहा था। ये फाइनली अब जाकर के क्लियर हुआ है कि गौतम अडानी की कितने परसेंट की हिस्सेदारी रहेगी। तो इनकी अब 65% की हिस्सेदारी निकल करके आई है एनडीटीवी में, ठीक है ना, गौतम अडानी की। आप देख रहे हैं कि ये एक्विजिशन पिछले कई सालों से चल रहा है छोटे छोटे प्रोसेस के रूप में, और अब जाकर के यहाँ पर ऐसा हुआ है कि 65% की हिस्सेदारी इनकी पूरी पूरी हो गई है, क्योंकि इसके जो फाउंडर हैं, एनडीटीवी के जो फाउंडर थे प्रणय राय और राधिका राय, इन्होंने अपनी जो 32.26% की हिस्सेदारी बची हुई थी उसमें से 27.26% हिस्सा इनको दे दिया है। किसको? एएमजी मीडिया को।
इस पर मैंने आपको एक डिटेल वीडियो भी बनाई हुई थी जब ये प्रोसेस मतलब जब ज्यादा चर्चे में आया था। उसके बाद बहुत बार ये चर्चे में लगातार बना रहा, आगे चल करके रवीश कुमार ने इस्तीफा भी दिया, तो फिर उसके बाद भी चर्चे में रहा, और अब जाकर के पूर्णतः एक्विजिशन एक प्रकार से कहें कि हो गया है। देखो एक्चुअली में हुआ क्या था, एमजी मीडिया ग्रुप है एक, उसके द्वारा एक कंपनी थी, उस कंपनी के थ्रू प्रणय राय और राधिका राय ने लोन लिया था, और वो लोन के तहत यही एक डील थी कि अगर आगे चल करके आप लोन नहीं चुकाते हो तो फिर इतनी % की हिस्सेदारी इस कंपनी में हो जाएगी। ये करके कुछ इसी प्रकार से डील थी। अब वो डील धीरे धीरे होती रहे, ये लोग लोन नहीं चुकाए थे, उसके बाद भी जो कानूनी तौर पर था वो भी अपना मामला जीत गया, फिर उसके अनुसार इनको हिस्सेदारी देनी थी उसको। लेकिन आगे चल करके गौतम अडानी उस कंपनी को खरीद लिए, तो उस कंपनी के थ्रू जो एनडीटीवी में शेयर था वो ऑटोमेटिकली अडानी ग्रुप का भी हो गया। अब इसके बाद अडानी ने ऑफर किया कि बाकी जो इनके पास जो प्रणय राय और राधिका राय हैं, इनके पास 32.26% की हिस्सेदारी बची थी, तो इसमें इन्होंने कहा कि 27.26% की और हिस्सेदारी का ऑफर करते हैं इतने में देने को। तो वो ऑफर फिलहाल अब ये लोग मान गए हैं, और फिर अब 5% स्टेक इनके पास रहेगा, बाकी का 27.26% एमजी मीडिया ग्रुप के पास चला गया। एमजी मीडिया नेटवर्क ये वही है जिसके तहत अब एनडीटीवी आया करेगा। क्लियर है बिल्कुल, थोड़ा मोड़ा समझ में आया होगा, इस पर मैंने वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, उसको आप देख लेंगे तो पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिलहाल बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि एनडीटीवी गया अब गौतम अडानी के पास और रवीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। अगला देखते हैं। अच्छा, और इसके फाउंडर भी पूछे जा सकते हैं, प्रणय राय और राधिका राय। किस राज्य में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का भव्य स्मारक बनाया जाएगा? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में इनका हुआ था जन्म, और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ही बनाया जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी जी का भव्य स्मारक। अभी अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती हम लोगों ने मनाई दिसंबर को, ठीक है, 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री थे, और इस पर कौन सा दिवस मैंने आपको बताया था, कौन सा, गुड गवर्नेंस डे या कहें सुशासन दिवस, सुशासन दिवस मनाया गया था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, गुड गवर्नेंस डे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी जी का ग्रैंड मेमोरियल वहां पर बनेगा ग्वालियर में। 4050 हेक्टेयर की भूमि भी अलॉट कर दी गई है। इनकी 98वीं जयंती थी 25 दिसंबर 2022 को, और इस अवसर पर यह अनाउंसमेंट हुआ है। कल मैंने आपको बताया ही था कि अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न मिल चुका है। ये भारत रत्न पाए थे 2015 में, और 1992 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था, ठीक है। और ये भारत के 3 बार प्रधानमंत्री रह चुके हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी। अगला मध्य प्रदेश आया है। मध्य प्रदेश आप देखोगे यहाँ पर है इंडिया के मैप में। शिवराज सिंह चौहान जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के सीएम हैं। मंगू भाई छगन भाई पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। भोपाल यहाँ की होती है कैपिटल, और भोजताल झील यहाँ पर है। साखे सागर झील भी पूछी जाती है। नेशनल पार्क तो सबसे ज्यादा यहीं पर है, ठीक है। और इसके अलावा ये टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता था, टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और यहीं पर एक है कुनो नेशनल पार्क, कुनो नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी पन्ना, पेंच, कान्हा, वन विहार, माधव, ये सब तो है ही है। कुनो नेशनल पार्क भी आप याद रखेंगे। कुनो नेशनल पार्क की खास बात यह है कि अभी यहाँ पर 8 चीते लाए गए हैं, और भारत में 70 सालों के बाद चीते आए हुए हैं। तो 8 चीते कहां से लाए गए हैं ये पूछा जाएगा आपसे, नमीबिया से लाए गए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। अपना बॉर्डर ये उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से शेयर करता है। जिलों की संख्या 52 है। विधानसभा में सीटें 230, लोकसभा में 29 और राज्यसभा में 11 सीटें यहां से जाती हैं। राजकीय पक्षी है दूधराज, और राजकीय पशु है दलदली हिरण। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को 11 साल की सजा सुनाई गई? तो दोस्तों मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल्ला यामीन। इन पर अभी वहां की कोर्ट ने 11 साल की सजा और $5 मिलियन का जुर्माना लगा दिया है। मालदीव के ये पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है। इन पर अभी घूस लेने के आरोप में और भ्रष्टाचार करने के आरोप में ये इनका आरोप साबित हुआ है, और इनको जेल दी गई है 11 साल की। साथ ही साथ $5 मिलियन का जुर्माना भी लगाया गया है। इन पर आरोप ये था कि ये अपनी सरकार में एक द्वीप को एक पट्टे पर देने के एवज में रिश्वत लिए थे, खूब अच्छे खासी, ठीक है। और आप देखते हो मालदीव वगैरह हो या श्रीलंका हो, इन सब पर कैसे चाइना धीरे धीरे हावी होने का प्रयास करता रहता है हमेशा से, ठीक है ना। तो सरकारों को ही खरीदा जाता है चाइना के द्वारा। उसके बाद फिर सरकार बदली, उधर देश बर्बाद हुआ।
ठीक है, तो फिलहाल 2013 से 2018 के दौरान ये मालदीव के प्रेसिडेंट रहे थे और इन पर अब $5 मिलियन का जुर्माना लग चुका है। मालदीव आया है, चलिए दिखाते हैं आपको वर्ल्ड मैप में है कहां पर ये। तो वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से आप नीचे आओगे अगर तो ये छोटा सा एक देश मिलेगा मालदीव। जब तक जूम नहीं करोगे तो वो दिखेगा भी नहीं, इतना छोटा सा देश है मालदीव, ये रहा। ठीक है, तो ये मालदीव है और मालदीव की कैपिटल होती है माले। ठीक है, माले इसकी कैपिटल होती है और इसकी जो करेंसी होती है वो मालदीवियन रुपया ही होती है। अभी के टाइम पर अगर पूछा जाए कि अभी के टाइम पर प्रेसिडेंट कौन है, तो इब्राहिम मोहम्मद सोलिह वर्तमान में यहाँ के प्रेसिडेंट है। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह, क्लियर है। चलिए वापस चलते हैं अपने भारत की तरफ, ऊपर आ जाइए, यहां पर श्रीलंका से ऊपर ये रहा इंडिया। क्लियर है बिल्कुल। तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। कल मैंने आपसे पूछा था पुष्प कुमार दहल को कितने वर्ष के लिए नेपाल का प्राइम मिनिस्टर चुना गया, तो 2.5 वर्षों के लिए नेपाल के प्राइम मिनिस्टर चुने गए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए थे। कब सम्मानित किए गए थे? ये 1992 में सम्मानित किया गया था। अच्छा, पूछा गया है किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, तो भारत रत्न से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है 2015 में और 1992 में पद्म विभूषण। तो ए और बी दोनों ऑप्शन सही रहेगा, यहाँ पर केवल पद्म विभूषण लगा है। चलिए कोई बात नहीं। आज आपके लिए क्या क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने कॉमनवेल्थ गेम में कौन सा मेडल जीता हुआ है, ये आपको बताना है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की बात की जा रही है यहाँ पर। इसके अलावा फीफा वर्ल्ड कप 2022 में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे दिया गया। दोनों क्वेश्चन अच्छे हैं, दोनों के बारे में आप जो भी पता होगा डिटेल में जरूर लिखने का प्रयास करना। क्विज जा करके आप एमजीटी ऐप पर सॉल्व कर लो और वहीं पर पीडीएफ भी मिलेगी, पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना फ्री में। ठीक है, और हाँ, इंस्टाग्राम पर भी आ गए हैं तो फॉलो करो आप, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है ना, और वहां पर भी आपको मिल जाएगी करंट अफेयर, तो डेली वन लाइनर वगैरह मिल जाया करेगी। तो जब आप टाइम लॉस करते रहो तो उसकी वजह उसको थोड़ा सा आप यूजफुल बना सकते हो। फिलहाल इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।